Hello viewers, welcome to Know the Law with Harpreet. I hope you are all fine. So today we will finish Hindu Succession Act 1956. हमारे जितने भी सेक्शन रह गए थे 18 to 30 सेक्शंस, तो आज हम वन बाय वन जो है कवर करेंगे विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, एक एक करके डिटेल में हम देखेंगे कि किस सेक्शन में क्या चीज बोली गई है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सेक्शन 18 to 30। फर्स्ट, सेक्शन 18, फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड। फुल ब्लड को हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, हाफ ब्लड को नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल देखो, हस्बैंड है, ठीक है, यहाँ पर इसकी एक वाइफ है, ठीक है, इन दोनों के जो है दो बच्चे हैं। एक है हमारा S1, ओके, और एस एक है S2। ठीक है, अब क्या बोला कि वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड ने रीमैरी कर ली अगेन, सेकंड वाइफ आ गई। ठीक है, अब इन दोनों के सेकंड वाइफ के साथ जो है एक इसका चाइल्ड आ गया, सन आ गया। ठीक है, अब आफ्टर द डेथ ऑफ S2, अब S2 की जो है डेथ हो गई। ठीक है, ये दोनों जो है फुल ब्लड है, ये रियल ब्लड, ये जो है रियल ब्रदर है। ठीक है, और ये जो है हाफ ब्लड है। ठीक है, ये हाफ ब्लड है। अब इसकी डेथ हो गई, अब जो इसका शेयर है, प्रॉपर्टी का जो इसका शेयर है, वो सबसे पहले किसको दिया जाएगा? S1 को दिया जाएगा, बिकॉज ये फुल ब्लड है, इसका रियल ब्रदर है। S2 को नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये हाफ ब्लड है। अगर S1 ना होता इसमें तो एस को यहाँ पर सेकंड वाइफ के बच्चे को चला जाता शेयर S2 का। लेकिन जब इसका रियल ब्रदर है, इसका फुल ब्लड है, ठीक है, तो फिर वो जो है सबसे पहले फुल ब्लड को देखा जाएगा, हाफ ब्लड को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इफ अ पर्सन डाई विदाउट मेकिंग अ विल, देयर heirs will inherit the property regardless of whether they are related by full blood or half blood, but first priority is given to half full blood, not half blood। अगर कोई पर्सन की डेथ तो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है विल बनाए बिना, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो उसकी प्रॉपर्टी जाएगी वो फुल ब्लड में जाएगी, हाफ ब्लड में जाएगी। ठीक है, बट कंडीशन आ गई कि हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फुल ब्लड को दी जाएगी, हाफ ब्लड को नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल है, सेम वही है, बस इसमें 3 मैंने चाइल्ड रखे हैं, इसमें 2 है। ठीक है, सेक्शन 19, मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर एयर्स। अगर एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एयर्स होते हैं, ठीक है, सक्सेशन के टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा जो है एयर्स होते हैं, तो क्या कंडीशंस रहती है, क्या रूल रहता है? दे शैल टेक द प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, पर क्या होगा? पर कैपिटा जाएगी, नोट प्री स्ट्रिप। पर कैपिटा प्रॉपर्टी जाएगी, नोट प्री स्ट्रिप, स्ट्रिप पे नहीं जाएगी। अब पर कैपिटा और नोट प्री स्ट्रिप का मतलब क्या है? देखो, फादर है, ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं, सन 1 एंड डॉटर। इन तीनों को जो है एक एक शेयर मिल गया, 1/3 1/3 एंड 1/3। अब S1 के आगे बच्चे हैं, सन एंड डॉटर। अब क्या बोला कि सन 1 की जो है डेथ हो जाती है, तो जो इसका 1/3 जो है ना वो आगे चला गया, इनके बच्चों को 1/6 मिल गया इसको एंड 1/6 मिल गया इसको। तो क्या बोला है कि जो सबसे पहली जनरेशन फर्स्ट क्लास होती है ना, उसको बोलते हैं पर कैपिटा, नोट पर स्ट्रिप। सबसे पहले जो है पर कैपिटा में हमेशा प्रॉपर्टी जाएगी, पर स्ट्रिप में नहीं जाएगी। ठीक है, इतना छोटा सा मतलब है पर कैपिटा कि फर्स्ट क्लास वालों को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी, सेकंड क्लास वालों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये होते हैं नोट प्री स्ट्रिप। ठीक है, ये प्री स्ट्रिप्स होते हैं, इनमें नहीं जाके सबसे पहले पर कैपिटा में जाएगी। अब बी में क्या बोला है? टेनेंट्स इन कॉमन एंड नोट एज ज्वाइंट।
अब इसको देखते हैं। फादर है, ठीक है, S1 है, S2 है, और यहाँ पर ये डॉटर है, ठीक है। अब जो शेयर है इनमें डिवाइड हो गया 1/3, इसको मिल गया 1/3 और डॉटर को मिल गया 1/3, ठीक है। सबके पास शेयर चला गया। ये तीनों जो है एक साथ रहते हैं, ठीक है, ज्वाइंट है, ज्वाइंटली एक साथ एक घर में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों का शेयर जो होगा वो बस एक ही होगा। मतलब तीनों को एक ही शेयर नहीं मिलेगा, तीनों को अलग अलग शेयर मिलेगा इन कॉमन, ठीक है। जो फादर की प्रॉपर्टी में से ना इन तीनों को सेपरेट शेयर मिलेगा, एक शेयर नहीं मिलेगा। भले ही ये ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, ज्वाइंटली एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन तीनों को एक ही शेयर मिलेगा, ठीक है। इन कॉमन का मतलब यही है, इन कॉमन का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि सबको एक ही शेयर मिले, जरूरी नहीं है कि अगर एक साथ रह रहे हैं तो उनको एक शेयर मिलेगा, सबको जो है कॉमन मिलेगा, सबका अलग अलग शेयर होगा, सेपरेट शेयर होगा, नॉट ज्वाइंट टेंडेंस। ओके। सेक्शन 20, राइट ऑफ चाइल्ड इन वोम। अब उस बच्चे का क्या राइट रहेगा जो वोम में है, जो अभी गर्भ में है। हु वॉज इन वोम एट द डेथ ऑफ इंटरस्टेट हु इज सब्सिक्वेंटली बोर्न अलाइव। मतलब कि इंटरस्टेट के डेथ के टाइम पर वो बच्चा वोम में था, ठीक है, और उसके बाद वो बाद में अलाइव हो जाता है। मतलब डेथ के बाद इंटरस्टेट जो है, इंटरस्टेट के बाद, ठीक है, वो जो है बोर्न अलाइव होता है उसके बाद, तो शेल हैव द सेम राइट टू इनहेरिट टू द इंटरस्टेट। उसके पास जो है सेम राइट रहेगा, ठीक है। सक्सेशन में जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसकी प्रॉपर्टी पर सेम राइट रहेगा एज इफ ही शी हैड बीन बोर्न बिफोर द डेथ ऑफ इंटरस्टेट। मतलब हम ये देखेंगे कि उसके मरने से पहले, बिफोर द डेथ ऑफ इंटरस्टेट, उसके मरने से पहले ही वो बच्चा अलाइव बोर्न हो गया था, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फादर है, यहाँ पर उनकी वाइफ है, ठीक है। फादर जब प्रॉपर्टी का शेयर जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जब डिवोल्व हो रहा था, तब जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सक्सेशन जो वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो जो फादर है, फादर ने क्या किया, फादर ने सोचा जो बच्चा हमारा, जो बच्चा होगा, वोम में जो बच्चा है वो अलाइव होगा, तो उसने क्या किया, 1/4, 1/4 एंड 1/4 अपने बच्चों में दे दिया, ठीक है। 1/4 उसने खुद रखा, 1/4 सन 1 को दिया, डॉटर को 1/4 दिया, और सन 2 जो अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन उसने ये एज्यूम करा कि मेरा बच्चा जो है वो अलाइव होगा, तो उसने जो है उसके नाम पर भी सेम 1/4 शेयर रख दिया, ठीक है। अब इस सेकंड में देखो, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके ऑलरेडी दो बच्चे हैं, एक सन 1 है, एक सन 2 है, सॉरी, सन है और डॉटर है। अब क्या हुआ, लेटर ऑन आफ्टर शेयर शी प्रेग्नेंट। शेयर सबसे पहले जो है डिवोल्व हो गया इन लोगों में, उसके बाद जो है वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो S2 को कुछ नहीं मिला, ठीक है। S2 को कुछ नहीं मिला, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, इंटरस्टेट की डेथ होने के बाद जो फादर का जो 1/3 शेयर है वो चला जाएगा किसको, सन 2 को, ठीक है। या तो यही शेयर चला जाएगा, या तो फादर क्या करेगा, फादर अपना शेयर जो है 1/3 वो खुद रखेगा और S2 को भी दे देगा, ठीक है। ये चीज रहेगी, या तो वो इसको अपना पूरा शेयर दे देगा आफ्टर डेथ ऑफ द फादर, या फिर वो क्या करेगा, एक तो खुद रखेगा 1/6, ठीक है, दोनों में जाएगा तो 1/6 खुद रखेगा और S2 के नाम पर भी 1/6 निकाल देगा, इन लोगों से नहीं लेके अपने आप से वो देगा, ठीक है।
सेक्शन 21, प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ। अब इसका मतलब देखो कि क्या प्रिज्यूम करेंगे जब एक ही टाइम पर दो पर्सन की डेथ होती है तो हम क्या देखेंगे इस केस में। तो क्या बोला है, इफ पर्सन हैव डाई इन सर्कमस्टांस वेयर इट्स अनक्लियर हु इज सर्वाइव एट the younger person is presumed to the survive. The presumption apply to all matters related to property succession until the contrary is proved। मतलब कि क्या बोला कि जब दो पर्सन की एक साथ किसी सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है, किसी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है, या किसी डिजास्टर में किसी की डेथ हो गई, दो पर्सन की फैमिली मेंबर्स में ही दो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो और अनक्लियर है, बताना मतलब मुश्किल है कि सबसे पहले कौन मरा, यंगर ब्रदर मरा या फिर एल्डर मरा, ठीक है, ये अनक्लियर है, पता नहीं चला कि लास्ट तक कौन सरवाइव कर रहा था। तो हम हमेशा क्या प्रिज्यूम करेंगे कि यंगर पर्सन, वो जो यंगर पर्सन है वो हमेशा सरवाइव करेगा। जहां पर अनक्लियर होता है कि नहीं पता होता कि सबसे पहले किसकी डेथ हुई, तो हमेशा उन इस केस में हमेशा ये देखेंगे कि हमेशा यंगर ब्रदर जो है, यंगर पर्सन, उसको जो है हमेशा वही सरवाइव कर रहा है। यही हमारी हमेशा प्रिजम्पशन रहेगी हर एक मैटर में जहां पर अनक्लियर होता है प्रूफ करना, ठीक है, मुश्किल होता है प्रूफ करना कि सबसे पहले किसकी डेथ हुई। देखो, if two person die at the same time or in the circumstances where it's impossible to tell who died first, the law assume that the older person died first for intestate inheritance purpose। मतलब क्या बोला, दो फैमिली मेंबर्स की जब एक साथ डेथ होती है सेम टाइम पर किसी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है बताना कि सबसे पहले किसकी डेथ हुई, तो लो जो है वो हमेशा एज्यूम कर लेगा कि जो ओल्डर, जो सबसे ज्यादा, जो एल्डर वन है, ठीक है, एल्डर वन है, वो पहले मरा, और यंगर जो है वो सरवाइव कर रहा था, वो बाद में मरा। चाहे भले ही एल्डर पहले मरा हो, लेकिन हमेशा जो है इनहेरिट मतलब सक्सेशन के टाइम पर जो है हमेशा यही देखा जाएगा कि जो एल्डर वन है वो सबसे पहले उसकी डेथ हुई और यंगर की बाद में डेथ हुई। वाई दिस रूल एग्जिट्स व्हेन फैमिली मेंबर्स डाई टुगेदर, जब फैमिली मेंबर्स जो है एक साथ किसी की डेथ होती है लाइक इन एक्सीडेंट या डिजास्टर में, इट कैन अनक्लियर हु पास अवे फर्स्ट, तो ये मुश्किल होता है बताना कि सबसे पहले किसकी डेथ हुई। तो सिंस इनहेरिटेंस डिपेंड्स ऑन हु डाई फर्स्ट, अंडर सेक्शन 21 हेल्प्स बाय सेटिंग अ क्लियर रूल। ठीक है, क्या बोला कि सक्सेशन के टाइम पर हम हमेशा यही प्रिज्यूम करेंगे, इसी चीज के ऊपर जो है हम देखेंगे कि जो एल्डर वन है वो सबसे पहले मरा, जो यंगर है वो सरवाइव कर रहा था, जो यंगर है बेशक बाद में मर गया है, लेकिन हमेशा यही प्रिज्यूम किया जाएगा एल्डर वन की सबसे पहले डेथ हुई है यंगर वन से। ठीक है, 21 जो है यही हेल्प करता है, क्लियर करता है इस रूल को। एग्जाम्पल देखो, फादर और उसका सन है जो कि किसी कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है सेम टाइम पर, और अब अनक्लियर है बताना कि सबसे पहले किसकी डेथ हुई, तो लो ने क्या बोला, लो जो है वो एज्यूम करेगा कि फादर डाई फर्स्ट, कि सबसे पहले अब फादर बड़े हैं तो फादर की हम देखेंगे कि हम सबसे पहले जो है फादर की डेथ हुई। सन जो है इज प्रिज्यूम टू इनहेरिट हिज फादर्स प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो फादर की जो जब फादर की डेथ हुई, जो फादर का जो सक्सेशन होगा ना प्रॉपर्टी का, वो सन को भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है एंड देन हिज एयर्स वाइफ चिल्ड्रन विल इनहेरिट, उसके बाद जो है औरों में चला जाएगा और एयर्स में चला जाएगा। तो हमेशा यही देखा जाएगा कि जो सन वन है, मतलब कि
जो यंगर है उसको भी सबसे पहले एल्डर की प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल देखो, हस्बैंड वाइफ है, डाई हो गई किसी कार एक्सीडेंट में, तो लॉ जो है प्रिज्यूम करेगा कि हस्बैंड की सबसे पहले डेथ हुई, तो हिज प्रॉपर्टी जो है वो पास हो जाएगी वाइफ में। बेशक से वाइफ जो है वो जिंदा नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ को भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा लॉ यही एज्यूम करेगा। ओके, जो सबसे बड़ा है उसकी सबसे पहले डेथ हुई है और उसकी प्रॉपर्टी जो है आगे सक्सीड होगी। सेक्शन 22, डिफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। कि सबसे ये बोला है इस सेक्शन में कि क्या सबका सबसे पहले किसका राइट रहेगा प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। कुछ केसेस, कुछ सर्टेन केसेस हैं वो बताए गए हैं। उसको देखो कि कब कब जो है प्रॉपर्टी का सबसे पहला राइट रहेगा लेने के लिए। वन एयर प्रपोजेस टू transfer his share, his interest, other heirs shall have that is right। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या बोला। फादर है, ठीक है, फादर की जो है तीन बच्चे हैं, S1 है, S2 है, S3 है। सन 1 जो है वो रन कर रहा है या तो कोई बिजनेस अकेले, या फिर किसी पर्सन के साथ जो है वो रन कर रहा है, या अकेले रन कर रहा है या किसी पर्सन के साथ रन कर रहा है। ठीक है, तो आफ्टर डेथ ऑफ सन 1, अब सन 1 की अगर डेथ हो जाती है या वो चाहे तो खुद से फर्स्ट क्लास वालों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी कि ये जो है अपना शेयर, अपना इंटरेस्ट इन लोगों में डिवॉल्व कर देगा। ठीक है, ये नहीं है कि जो सन 3 के जो बच्चे हैं, एस और डॉटर, इसको देगा, नहीं। जो सबसे पहले क्लास 1 होगी उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, औरों को नहीं दी जाएगी। अगर S1 चाहे तो वो अपना जो शेयर है, अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है क्लास 1 में। सिर्फ क्लास 1 में जो है दी जाएगी अपनी क्लास 1 में जो है उनको ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, किसी और को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब देखो यही है। 1 ईयर्स अगर वो चाहे, एक ईयर, ठीक है, वो जो है अपना शेयर, हिज इंटरेस्ट जो है किसी और को दे सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्लास 1 को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, क्या बोला है सिर्फ यहाँ पर कि क्लास 1 को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको ही सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, अगर चाहे इसकी डेथ हो या ना हो, अगर ये चाहे तो फिर हमेशा अपना शेयर फर्स्ट क्लास वालों को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लोज में इतना बताया है। सेकंड क्लोज में क्या बोला है, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इसका मतलब कि देखो, इसमें क्या बोला है कि कंसिडरेशन में कि कोर्ट इसमें डिसाइड करती है कंसिडरेशन। वो कैसे डिसाइड करती है देखो, अगर दो पर्सन में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स, टू पार्टीज, अगर एग्रीमेंट हुआ है, कंसिडरेशन फिक्स करा गया है तो ठीक है। ठीक है, तो कोई इसमें लफड़े वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दो पार्टी में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कंसिडरेशन को लेकर, तो वो जो है कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ठीक है, अपनी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे कि भाई हमें कंसिडरेशन जो है वो फिक्स कर दो, हमसे डिसाइड नहीं हो रहा। इफ नॉट डिसाइडेड, अगर डिसाइड नहीं होगा तो, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो एप्लीकेशन जो है कोर्ट में जाएगी। ठीक है, कि हमारा कंसिडरेशन जो है वो फिक्स करिए। तो उसके बाद अगर जो पर्सन, अगर दोनों पार्टी में से कोई भी मना कर देती है कि हम ये नॉट विलिंग, ठीक है, नॉट विलिंग टू एक्वायर, कि हम जो आप बता रहे हो कंसिडरेशन, मैं इस कंसिडरेशन से नहीं खुश, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगी,
उसको बोल देगी कि यू आर लाइबल टू पे ऑल कॉस्ट। उसके बाद आप जो है लाइबल रहोगे ऑल कॉस्ट के लिए। पहले तो आप कोर्ट में आए, ठीक है, हमारा कंसिडरेशन फिक्स करिए। अब जब हम फिक्स कर रहे हैं, आप जो हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अब आप लाइबल रहोगे हर एक कोर्स, जो भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको पे करने के लिए। ठीक है, तो कंसिडरेशन जो अगर एग्रीमेंट हुआ होता है, फिक्स होता है, तो ठीक है। अगर नहीं होता तो बिटवीन द पार्टी अगर नहीं होता एग्रीमेंट, तो वो जो है कोर्ट में जाती है, एप्लीकेशन डालती है कि हमारा कंसिडरेशन फिक्स करिए। तो अगर कंसिडरेशन फिक्स होता है, अगर दोनों पार्टी अलाउ कर देती है, एक्सेप्ट करती है, तो इज वेल एंड गुड। अगर नहीं करती जो पार्टी, तो उसको जो है वो उसको लाइबल कर देते हैं कि आप भाई पे करिए सारी कॉस्ट। अब थर्ड में क्या बोला, इफ टू और मोर एयर्स, अगर दो या दो से ज्यादा एयर्स होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या बोला है, वन हु ऑफर हाईएस्ट कंसिडरेशन देन ही हैव अ, दो बड़े बड़े क्या बिल देख के नहीं बोला नाम हार्डवेयर होता है किसी का 1 who offer highest consideration then he have a right to acquire। मतलब मतलब कि अगर जो सबसे पहले सबसे ज्यादा कंसिडरेशन बोलेगा, उसको जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसके पास जो है राइट आ जाएगा एक्वायर करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, फादर है, फादर के तीन बच्चे हैं, सन 1, सन 2 एंड सन 3। ठीक है, ये चाहता है सन 1 अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करना चाहता है, अब ये दो बच्चे हैं, सन 1, सन 2 एंड सन 3, ये दोनों में अब इस चीज का अब इस चीज में कंफ्लिक्ट होगा कि मुझे प्रॉपर्टी दो, मुझे प्रॉपर्टी दो। ठीक है, तो क्या बोला है, ठीक है, ये दोनों जो है, इन दोनों में कंफ्लिक्ट होता है कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर्टी दो, मुझे प्रॉपर्टी दो। बेशक से सन 2 का जो है सबसे पहले राइट है सन 1 की प्रॉपर्टी पर अगर वो कंसिडरेशन डिसाइड नहीं कर पा रहा, सन 3 ने जो है डिसाइड कर लिया कंसिडरेशन कि वो जो है इतना प्रॉपर्टी पर कंसिडरेशन देगा, तो जो सन 1 है, सन 1 अपनी प्रॉपर्टी जो है सन 3 को दे देगा। जो सबसे पहले हाईएस्ट कंसिडरेशन ऑफर करेगा, उसको जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, सेक्शन 23 एंड 22, सेक्शन 23 एंड 24 जो है वो रिपील्ड है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 25 में क्या बोला है, मर्डर डिस्क्वालीफाई, अ पर्सन हु कमिट मर्डर और abet the commission of murder disqualify from inherit the property of person murder or any other property in furtherance of सक्सेशन टू विच ही और शी कमिटेड मर्डर। जो मर्डर होगा, जो मर्डरर होगा, जिसने मर्डर किया है, वो जो है सक्सेशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या तो उसने मर्डर कमिट किया है, या तो उसने अबेंट किया है, तो भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही बताया गया है। सेक्शन 26, कन्वर्ट डिसेंडेंट। इफ अ पर्सन सीज टू हिंदू बाय कन्वर्जन, अगर किसी हिंदू ने जो है अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट करा लिया है, वो अब हिंदू नहीं रहा, द राइट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू द हिंदू हु कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन इट स्टेट। अगर जो राइट ऑफ द चिल्ड्रन है, अगर वो जो है बोर्न होता है हिंदू में और वो कन्वर्ट करा लेता है अपना रिलीजन किसी और में, तो क्या बोला है, इफ अ हिंदू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन लाइक Islam, Christian, etc., they their children will not have any right to inherit property to हिंदू रिलेटिव। अगर हिंदू ने किसी अदर रिलीजन में अपना कन्वर्ट करा लिया है, तो उस चिल्ड्रन को जो है सक्सेशन से हटा दिया जाएगा, इनहेरिट प्रॉपर्टी से जो उसका राइट है वहां से उसको
सीज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हाउ एवर इफ द चिल्ड्रन कन्वर्ट बैक टू हिंदुइज्म दे विल रिगेन देयर इनहेरिट राइट। अगर वो दोबारा अपना हिंदू धर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो है उसको दोबारा से सक्सेशन का राइट मिल जाएगा। क्या बोला है कि ए ने अपना कन्वर्ट करा लिया था रिलीजन क्रिश्चियन में, उसके बाद जो है उसका सन हुआ, बोर्न आफ्टर कन्वर्जन, इसके कन्वर्ट कराने के बाद जब सन हुआ तो उसका जो है अब प्रॉपर्टी पर, उसके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं रहेगा। अगर एस ने अपना हिंदू रिलीजन दोबारा से कन्वर्ट करा लिया तो वो जो है सक्सेशन में उसका राइट रहेगा, अदरवाइज राइट नहीं रहेगा। सेक्शन 27 सक्सेशन व्हेन एयर्स डिस्क्वालीफाई। अब कब कब जो है एयर्स डिस्क्वालीफाई रहेंगे सक्सेशन के टाइम पर। अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ मर्डरिंग समवन can't inherit the victim property and also his her heir. He, she or his her heirs disqualify succession of interstate। अब मतलब क्या बोला कि अगर किसी कोई पर्सन जो है गिल्टी है किसी के मर्डर के लिए, और किसके मर्डर के लिए, विक्टिम की प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट होनी थी उसके लिए उसका ही मर्डर कर दिया, ठीक है, उसकी उस पर्सन के लिए वो गिल्टी है तो उसको जो है हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको और उसके एयर्स को। जैसे एग्जांपल फादर है, ठीक है, एस है और उसकी डॉटर थी, ठीक है, एस ने क्या किया, अपने फादर को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो अब सन जो है ना, अब सन जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इस सन के भी एक सन था और एक डॉटर थी, ये लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी लेने के लिए, ठीक है। ये खुद तो हुआ ही, मर्डर तो खुद हुआ ही, और इसके जो एयर्स हैं, इसके सन और डॉटर है, वो भी जो है हटा दिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे। सेक्शन 28 डिसीज डिफीट एक्सेप्टर नॉट डिस्क्वालीफाई, कि अगर किसी पर्सन को डिसीज है, कुछ ऐसी डिसीज है कोई, या फिर वो डिफेक्ट है उसके अंदर कुछ, उनको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा सक्सेशन के टाइम पर। सक्सेशन की प्रॉपर्टी जो उनके पास है, कोई उनके पास ऐसा राइट, उनके पास जो है राइट रहेगा सक्सेशन में, ठीक है, उन लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा। सेक्शन 29 फेलियर टू एयर्स। क्या बोला है, फेलियर टू एयर्स, जब एयर्स है वो सब फेल हो जाते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, ठीक है, उनके पास जब वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाते, ठीक है, कोई एयर ही नहीं होता लेने के लिए प्रॉपर्टी, नो एयर टू सक्सीड, कोई एयर नहीं है प्रॉपर्टी लेने के लिए, सक्सेशन नहीं हो पा रहा, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सीधा गवर्नमेंट को चली जाएगी, सब्जेक्ट टू ऑल ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटी। जो हमने पढ़ा था सेक्शन 29 यही बताता है कि जब कोई एयर नहीं होता, सब अगर कोई भी एयर नहीं होता प्रॉपर्टी लेने के लिए सक्सेशन के टाइम पर, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सीधा गवर्नमेंट को चली जाती है। सेक्शन 30 टेस्टामेंटी सक्सेशन। अ हिंदू कैन ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू एनीवन थ्रू विल, दीज अप्लाइज टू बोथ सेल्फ एक्वायर्ड एंड एंसेस्टर प्रॉपर्टी। क्या बोला है, अगर कोई हिंदू जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है किसी को, तो वो जो है अपनी विल से करेगा, मतलब कि उसका जो है नाम मेंशन करेगा प्रॉपर्टी पर कि वो जो है अपनी प्रॉपर्टी इस पर्सन को देना चाहता है, या तो उसने खुद से अपनी प्रॉपर्टी कमाई हो, खुद से उसने मतलब परचेज करी हो, सेल्फ एक्वायर्ड करी हो, या तो उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिली हो बाय सक्सेशन से, ठीक है। की पॉइंट क्या रहेगा इसका, कि हिंदू कैन मेक विल, कि वो जो है विल बनाएगा खुद से, दे चूज, वो खुद चूज करेगा कि वो किसको प्रॉपर्टी देना चाहता है, हु विल रिसीव दिस प्रॉपर्टी आफ्टर देयर डेथ, उसकी डेथ के बाद जो है किसको प्रॉपर्टी जाएगी वो पर्सन जो है डिसाइड करेगा, वो विल बनाएगा उस चीज के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन के पास जाएगी मेरी डेथ के बाद। तो आई होप आपको सेक्शन 18 टू 30 जो है वो क्लियर हुआ हो, एक एक सेक्शन। तो आज हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट खत्म होता है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।